हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो हमारी जो 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो आज हम इसके लेक्चर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके पहले का जो लेक्चर था 1 से लेकर के 8 तक सारे वीडियोज़ हमने बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और देखिए, इसके साथ साथ अभी AA और अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सारी वीडियो सेकंड सेमेस्टर की बना रखी है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जा करके देख सकते हैं वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या ले रखा है, तो देखिए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है कि किरचॉफ का वोल्टता नियम है। देखिए किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा कि किसी बंद पास में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और ऑप्शन बी दे रखा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, यानी कि सिग्मा IN बराबर सिग्मा आउट, मतलब सिग्मा इनपुट बराबर सिग्मा आउटपुट। और यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा कि दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ का वोल्टता नियम, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। देखिए किरचॉफ का 2 नियम होता है, एक संधि का नियम और एक वोल्टता का नियम। तो यहाँ पे वोल्टता के नियम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, तो मतलब ये तो संधि का नियम है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा नहीं। ऑप्शन सी दोनों तो होगा नहीं, ऑप्शन डी में से कोई ना कोई तो होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी बंद पास में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा, अगर हम यहाँ पे बात करें सिग्मा ई बराबर सिग्मा I/R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या होता है, वोल्टता का नियम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि DC विभव क्या होता है। अब देखिए DC विभव यानी कि डायरेक्ट करंट विभव क्या होता है, तो ऑप्शन ए दे रखा कि विभव समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है। ऑप्शन बी विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए DC विभव क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो विभव समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया हमारा। 3 देख लेते हैं क्या है कि AC विभव क्या होता है। अब देखिए AC विभव क्या होता है, तो ऑप्शन ए दे रखा कि विभव समय के साथ हमेशा स्थिर या नियत रहता है, या फिर ऑप्शन बी विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एसी विभव की बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ना सही होकर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि विभव समय के साथ क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, मतलब यहाँ पे जब धारा बदल रही है समय के साथ, तो विभव भी तो हमारा बदलेगा। तो क्योंकि विभव के बदलने से तो धारा बदल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि व्हीट स्टोन सेतु बनता है। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु जो होता है कैसे बनता है, तो ऑप्शन ए दे रखा 4 प्रतिरोध PQRS से, या फिर ऑप्शन बी बैटरी से, या फिर गैल्वेनोमीटर से, या फिर ऑप्शन डी सभी से। देखिए व्हीट स्टोन सेतु बनाने के लिए आपको 4 प्रतिरोध की भी आवश्यकता होती है, बैटरी की भी आवश्यकता होती है, और एक गैल्वेनोमीटर की भी आवश्यकता होती है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन डी राइट होगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि व्हीट स्टोन सेतु, 1 मिनट, देखिए 5 क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था होती है। अब व्हीट स्टोन सेतु जो होता है उसकी संतुलन अवस्था क्या होती है, तो ऑप्शन ए दे रखा P/Q बराबर R/S, ऑप्शन बी दे रखा है कि P/R बराबर Q/S, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए राइट करके चले आएंगे, जबकि यहाँ पे ऑप्शन ए राइट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी राइट है। क्यों, क्योंकि अब देखिए अगर आप P/Q बराबर R/S करते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको P/R बराबर Q/S भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप इधर ले आइए और Q को उधर ले जाइए, तो मतलब इस चीज़ को ऐसे भी आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, तब जा करके आपको आंसर करना है, तो इसीलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन ए इसमें भी करके आएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है तो क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु
संतुलन की अवस्था में होता है। जबकि आपने ये भी नहीं ध्यान दिया होगा कि विक्षेप शून्य कब होगा, जब धारा का मान शून्य होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी राइट होगा और ऑप्शन बी भी राइट होगा, क्योंकि जब धारा का मान शून्य होगा तो उसमें जो विक्षेप होगा वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था में ज़रूरी नहीं केवल विक्षेप शून्य हो। अब विक्षेप शून्य कब होगा, जब धारा शून्य होगा। आप समझ रहे होंगे बात को। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया हमारा। अब अगला देख लेते हैं क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएं होती हैं। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु में जो अनुपातिक भुजाएं होती हैं क्या होती हैं। ऑप्शन ए पी और क्यू, ऑप्शन बी आर और एस, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजा की बात करें तो हम यहाँ पे हमारा पी और जो यहाँ पे क्यू होता है दोनों होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएं होती हैं। तो क्वेश्चन को मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। इसका भी वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 2 बार हो जाता है, गलती हो जाती है सबसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 9 वाला कि निम्न में से कौन सी युक्ति व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। तो अब कौन सी युक्ति जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मीटर सेतु, ऑप्शन बी कैरी फोस्टर सेतु, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो देखिए मीटर सेतु जो होता है वो भी व्हीटस्टोन सेतु की युक्ति पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। और कैरी फोस्टर सेतु भी, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स राइट करके आओगे। जबकि यहाँ पे मीटर सेतु और कैरी फोस्टर सेतु दोनों चीज़ें यहाँ पे व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि तीनों जो होती हैं इसी के सिद्धांत पर आधारित हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया हमारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की मीटर सेतु के लिए क्या शर्त है। अब मीटर सेतु के लिए यहाँ पे क्या शर्त है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार होता है। ऑप्शन सी यह अज्ञात प्रतिरोध एच का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन डी सभी। तो अगर हम यहाँ पे मीटर सेतु के लिए कौन सी बात यहाँ पे बताएं शर्त है, तो देखिए यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहली बात तो ये सही हो गई, अभी अभी आपने देखा। और ऑप्शन बी इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार भी होता है, तो ये भी बात सही है। और यह अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे सी वाली भी बात सही, मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों बात सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है कि मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र होता है। देखिए मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है एस बराबर आर इंटू एल अपान 100 माइनस का एल, या फिर ऑप्शन बी एस बराबर आर इंटू 100 माइनस का एल अपान एल, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है कि एस बराबर आर इंटू 100 माइनस का एल अपान एल, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा राइट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही रूप हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। 11 हो गया, 12 देखते हैं क्या है कि कैरी फोस्टर सेतु के क्या शर्त है। अब कैरी फोस्टर सेतु के लिए यहाँ पे कौन सी बात है शर्त है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि यह मीटर ब्रिज का संशोधित रूप है। और ऑप्शन बी यह मीटर सेतु की अपेक्षा अतिरिक्त गैप रखता है। या फिर ऑप्शन सी यह अज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर सेतु की अपेक्षा अधिक यथार्थ देता है। ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे तीनों बातें फॉलो हो रही हैं कि यह मीटर सेतु का संशोधित रूप है, और यह मीटर सेतु की अपेक्षा 2 अतिरिक्त गैप रखता है, ये भी बात सही है। और यह अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है मीटर सेतु की अपेक्षा काफ़ी बेहतर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। अब देख लेते हैं आगे क्या है 13 वाला कि विभव मापी के लिए क्या शर्त है। देखिए विभव मापी के लिए यहाँ पे क्या शर्त है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि यह आदर्श वोल्ट मीटर है। या फिर ऑप्शन बी यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में मापता है। या फिर ऑप्शन सी यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। या फिर ऑप्शन डी सभी। अब देखिए विभव मापी के लिए यहाँ पे यह आदर्श वोल्ट मीटर है, ये भी बात सही है। और यहाँ पे अगर बात करें कि यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में मापता है, तो ये भी बात ही सही है कि यह जो है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में मापता है, तो ये भी बात सही है। और यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, मतलब यहाँ पे तीनों बात सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। आगे देखते हैं कि 14 वाला कि विभव मापी के कौन कौन से उपयोग हैं। अब देखिए विभव मापी के उपयोग क्या क्या हैं। ऑप्शन ए दे रखा कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ऑप्शन बी 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों के तुलना करने में। या फिर ऑप्शन सी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। या फिर ऑप्शन डी सभी में।
अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम विभवमापी के उपयोग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी सभी में होगा, क्योंकि विभवमापी का जो यूज़ है यहाँ पे किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी ये ज्ञात करता है, ईएमएफ भी ज्ञात करता है किसी सेल का। और यहाँ पे अगर हम बात करें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में भी एक सहायक होता है, और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी सेल का ये सहायक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि एक कुंडली व बार मैग्नेट आसपास रखे होने पर कुंडली में प्रेरकीय धारा किस कारण प्रवाहित होती है। जब हम एक कुंडली और बार मैग्नेट को आसपास रखते हैं, मतलब आसपास क्या वही मतलब पास पास में, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, आसपास लिख दिया है, तो पास पास भी आप कह सकते हैं कि पास पास में जब आप रखते हैं तो कुंडली में प्रेरकीय धारा किस कारण प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए कुंडली की गति करने के कारण, ऑप्शन बी बार मैग्नेट की गति करने के कारण, ऑप्शन सी कुंडली व बार मैग्नेट के मध्य रिलेटिव मोशन के कारण, यानी कि सापेक्षिक गति के कारण, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि जो सापेक्षिक गति होती है उसी के कारण क्या होती है, प्रेरकीय धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कुंडली जो होती है हमारी और जो बार मैग्नेट होता है, जब आपस में क्या करते हैं, सापेक्षिक गति करते हैं, तो क्या होती है, प्रेरकीय धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित नियम किसके द्वारा दिए गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित जो नियम था किसके ने दिया था। तो ऑप्शन ए फैराडे ने, किरचॉफ ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने। तो यहाँ पे फैराडे सर जो थे हमारे, उन्होंने ये दिया था। तो ऑप्शन ए वैज्ञानिक फैराडे ने जो है दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित नियम। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम आपको बताना संबंध की क्या है। तो ई समानुपाती माइनस का डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, फिर ऑप्शन सी ई समानुपाती डेल्टा फाइव, ऑप्शन सी ई समानुपाती डेल्टा टी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ई होता है समानुपाती होता है माइनस का डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी के। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कुंडली के अंदर उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो होता है। देखिए कुंडली के अंदर यदि आप उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धारा बढ़ जाएगी, धारा घट जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर हम कुंडली के अंदर उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो अब देखिए प्रतिरोध काम क्या करता है, धारा को घटाने काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा घटित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं। हम देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का रूल होता है यूज़ करते हैं किसमें। तो ऑप्शन ए प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन बी चुंबकीय बल ज्ञात करने में, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें कि जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है तो वो जो हम यूज़ करते हैं प्रेरित ईएमएफ या फिर प्रेरित धारा ज्ञात करने में, दिशा ज्ञात करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो टॉप 25 की सीरीज चला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चला रहे हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से देखिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अनुसार अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है तो उसके अनुसार जो अंगूठा हमारा होता है किस दिशा को इंगित करता है, चालक की गति की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कि चालक की गति की दिशा को, क्योंकि यहाँ पे देखो अंगूठे की बात की जा रही है, अंगूठा जो होगा हमारा चालक की गति की दिशा को ही इंगित करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के अनुसार तर्जनी किस दिशा को इंगित करती है। अब देखिए तर्जनी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो किस दिशा को इंगित करेगी, चालक की गति की दिशा को, या फिर प्रेरित धारा की दिशा को, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब चालक की गति की दिशा को तो ये तो इंगित नहीं करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा को। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार बीच की जो उंगली होती है किस दिशा को इंगित करती है। तो ऑप्शन ए चालक की गति की दिशा को, ऑप्शन बी प्रेरित धारा की दिशा को, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो ही गया है, तो मतलब बच कौन सा रहा, ऑप्शन सी और डी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। 23 देख लेते हैं क्या है कि प्रेरित धारा की दिशा व प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। देखिए प्रेरित धारा की दिशा और प्रेरित ईएमएफ
की जो दिशा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन है बायो-सैवर्ट के नियम से, लेंज के नियम से, कूलाम के नियम से या फिर न्यूटन के नियम से। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंज के नियम से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि पारगम्यता का मात्रक होता है, परमिएबिलिटी जो होती है उसका मात्रक यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है हेनरी पर मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, कूलाम पर मीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हेनरी पर मीटर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। अच्छा क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है, सदिश वाली है, अदिश वाली है, परिदिश वाली है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर कर दें। और बाकी देखिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि यदि आप BEE के मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो BEE आपका सब्जेक्ट है या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो सारी वीडियो बना दी है, एक प्लेलिस्ट बना दी है सारी वीडियोज़ की। तो आप जा करके वहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और बाकी देखिए बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर जिसको जनरल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, तो सारी वीडियो मतलब सेकंड सेमेस्टर की हमने बना दी है। तो आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं और बाकी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।